वो चैप्टर 6 होगा और आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है वो भी 5+6 का होगा। ठीक है जी। यस सर। चलिए जी। अच्छा जी, चैप्टर 5 का मेजर टॉपिक आपको पता होगा कि क्या है एक्चुअली। हाँ जी, पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या चीज है, किसको कहते हैं जी पार्शियल फ्रैक्शन? सर फ्रैक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड। चलें देखते हैं जी। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है जी कि 1/2 में 3/5 ऐड कर दें। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 10। फिर आप यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 2 × 3 6, तो ये बनेगा 11/10। ये मैंने क्या किया है? ये पार्शियल। हाँ जी, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन हो और उसे मैं कहूं कि इसे 2 और मोर फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर दें, तो इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। यानी वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू हम इसको स्प्लिट करेंगे, उस प्रोसेस को पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहते हैं। और ये जो फाइनल आंसर आएगा उसको पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। यानी ये दोनों जो हैं ये 11/10 की पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। ठीक है जी। यही चीज जो है यही चीज जो है ये रैशनल फ्रैक्शन, यानी जिन्हें हम पॉलिनोमियल फ्रैक्शन तो नहीं कह सकते, उनको हम यूजुअली क्या कहते हैं जी, रैशनल फ्रैक्शंस, उनके ऊपर भी ये चीज अप्लाई होती है। नहीं, ये जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ बताया है। ऐसे तो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनफाइनाइट पार्शियल फ्रैक्शंस बन सकती हैं। ठीक है, नंबर्स की जब हम बात करेंगे ना तो इनफाइनाइट पार्शियल फ्रैक्शंस बनती हैं। लेकिन हमारा टॉपिक चूंकि नंबर्स नहीं है, इसलिए मैं नंबर के ऊपर फोकस नहीं किया। मैंने तो आपको सिंपली समझा दिया है कि पार्शियल फ्रैक्शन कहते किसको। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो वही बनेंगे, वो तो बहुत सारी बनेंगी, ऐसी हजारों बन सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो रैशनल फ्रैक्शंस के साथ है। रैशनल फ्रैक्शंस को हम लिखते हैं px/qx, यानी न्यूमरेटर में भी कोई पॉलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर में भी कोई पॉलिनोमियल होगा। ठीक है जी। तो px/qx जो है इसकी दो टाइप्स हैं। वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। और दूसरी जो है दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है जी। दोनों में डिफरेंस क्या है जी, इसको देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगी जिसमें जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है यानी px वो लेस हो डिग्री ऑफ qx। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर की डिग्री उससे लेस हो तो उसे हम कहते हैं कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है जी। और इसके उलट हो जाए तो फिर क्या होगा, यानी हम इसको यूं कहेंगे कि डिग्री ऑफ ग्रेटर और इक्वल हो जाए किससे, डिग्री ऑफ क्यू यानी डिनोमिनेटर से। आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, आप इसको px और qx के पॉइंट ऑफ व्यू से याद ना रखिएगा। ठीक है जी। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं ताकि हमें याद भी रहे कि अगर आपसे पहला क्वेश्चन वो यही पूछता है कि जिनमें से कौन सी जो है वो प्रॉपर है और कौन सी इम्प्रॉपर है, तो आपको ये याद रहे। जैसे ये देखिए जी, 3/x+1, 2x-5/x² + 1, या इवन 9x+1/x³ + x² + 3। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी
प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की एग्जांपल है। इम्प्रॉपर की एग्जांपल्स देख लेते हैं। x ओवर x माइनस 3 है यस जैसे, सर। या यूं है x स्क्वायर माइनस 3 ओवर x प्लस 1 एटसेट्रा, ये सब की सब क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस है। अगर आपके पास एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन लिखी हुई है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है जी। यानी उसका कुछ पार्ट जो है वो प्रॉपर, बल्कि दोनों पार्ट प्रॉपर हो जाएंगे, एक जो है वो फ्रैक्शन ही नहीं रहेगा और दूसरा जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। उसका रूल ये होता है, पहले हम एक डिवीजन का प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं। सिंथेटिक। मुझे याद नहीं कि मैंने चैप्टर 4 में वो आपको बताया है कि नहीं बताया, ठीक है जी। सिंथेटिक नहीं होता बेटा, तो पहले उस रूल को डिस्कस कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने यकीनन आपको बताया होगा कि जब आप 7 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 2s are 6 और बाकी हमारे पास क्या बचता है जी, 1 आता है, ठीक है। तो ये जो 7 ओवर 3 है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं बेसिकली कि ये 2 into क्या है जी, 1 ओवर 3 है, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1 ओवर 3। तो जनरल रूल ये होता है कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लिख सकते हैं इस तरह से कि कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ठीक है। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, अगर उसको इस तरह लिखेंगे तो उसका ये वाला जो पार्ट होगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका होगा, ठीक है। तो सिमिलर वे में आप किसी भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे हम फ्रैक्शन ले लेते हैं, ठीक है जी। आपकी बुक की एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें कहता है कि 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है, तो ये इम्प्रॉपर है, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें। तो हम इसकी डिवीजन परफॉर्म करेंगे, इसको हम लॉन्ग डिवीजन कहते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे x माइनस 2, ठीक है जी। पहले हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर 3x से करके कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और क्या आएगा जी, माइनस 6x। ऐसी ये अपनी वीडियो ऑफ करें भी, तो इसको माइनस करेंगे, जो भी डिवीजन का हमारा प्रोसेस होता है, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 1। फर्दर अब आप इसे प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास, ये हो जाएगा 6x माइनस 12 माइनस ये प्लस ये कैंसिल करें यहाँ 13, तो ये 13 आपके पास रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है। तो इसको हम यूं लिखेंगे, देखिए वी विल राइट इट एज 3x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर इज 13 एंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो ये जो पार्ट है इसका, इसको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे प्रॉपर पूछ सकता है, इम्प्रॉपर पूछ सकता है, फिर या इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने का कह सकता है कि कौन सी होगी, ठीक है। ये नहीं चीजें आपको पता है। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी भी फ्रैक्शन को आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन बनाना चाहें तो उसके रूल्स क्या हैं। तो पहला रूल ये है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में कोई भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, लाइक x माइनस ए है, x माइनस बी है, अप टू x माइनस z, तो हर एक के लिए आप एक एक अननोन एज्यूम कर लेते हैं। a ओवर क्या आ जाएगा, x माइनस ए, b ओवर x माइनस बी, अप टू सो ऑन क्या आ जाएगा जी, c, या हम क्या देते हैं z कह लें, कुछ भी कह दें यहाँ पे, या a5 कह दें, वो आपकी मर्जी है, x माइनस z, वो हम कोई भी नाम इनको दे सकते हैं, जरूरी नहीं ABC देना है नाम, हम A1 A2 A3 A4 भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, न्यूमरेटर में कोई भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर का मतलब है जैसे x माइनस ए की पावर n आ जाती है, तो n चूंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, मैं इसको कोई छोटा फैक्टर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 आ जाता है, वो कहता है जी x माइनस ए जो है वो 3 है, तो आप इसकी मिनिमम पावर लेंगे, यानी पावर 1 के लिए लेंगे, फिर आप पावर 2 के लिए एक अननोन लेंगे, और फिर पावर 3 के लिए आप एक अननोन ले लेंगे, ठीक है। मेरे ऊपर आपने A5 लिखा है। हाँ जी, वो मैंने वैसे ही कहा ना कि जो मर्जी आप एज्यूम कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ABC एज्यूम करना जरूरी नहीं है,
आप इसको A1 कह सकते हैं, इसे A2 कह सकते हैं, इसे A26 कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने अननोन जो है वो आप वहां पे एज्यूम करना चाह रहे हैं। ठीक होगी जी बात? यस सर। चलो, तो इसी तरह रिपीटेड लीनियर के लिए है कि आप मिनिमम पावर से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम पावर तक जाएंगे। मिनिमम पावर 1 लेंगे और मैक्सिमम पावर जो है वहां तक चले जाएंगे। हेलो। जी जी, 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज। तो ये रिपीटेड लीनियर के लिए हम इसको इस तरह करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह देखिए, एक पॉलिनोमियल है और उसके डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है, ठीक है जी, ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर की शर्त ये है कि ये इररिड्यूसिबल हो, यानी फर्दर फैक्टराइज ना होता हो। तो इसके लिए फिर हम जो वेरिएबल एज्यूम करेंगे वो ये होता है ax प्लस बी डिवाइडेड बाई वो जो भी लीनियर फैक्टर होगा वो इसके डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे, एंड सो ऑन। अब इनका मिक्सचर भी आ सकता है। मिक्सचर का मतलब क्या है, देखिए तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एक फैक्टर जो है वो लीनियर आ जाता है और दूसरा जो है वो क्वाड्रेटिक आ जाता है। तो लीनियर के लिए आप ए सपोज करेंगे, ठीक है जी, और क्वाड्रेटिक के लिए क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, ax² प्लस bx प्लस सी, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी बुक में है। अगर क्वाड्रेटिक ना आए, कोई क्यूबिक फैक्टर आ जाए, ठीक है, जैसे ax³ आ जाए, bx² आ जाए प्लस cx प्लस d, तो फिर क्या एज्यूम करेंगे जी? एक्स की पावर स्केल है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आप यूं लिखेंगे ax² आएगा, फिर bx आएगा और फिर c आएगा और डिनोमिनेटर में यही फैक्टर आ जाएगा, ठीक है जी, एंड सो ऑन। तो यही टेक्निक जो है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आ सकता है वो आपसे ये पूछ सकता है कि जी ये एक हमारे पास वो आपसे ये पूछ सकता है कि जी ये हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन है और इसमें कोई अननोन है, आप इन अननोन की वैल्यू बता दें। ठीक है, मैं एक सिंपल क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आई होप सो कि आप उसे एक्सटेंड कर सकेंगे मैनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक, जितने भी उसमें टेक्निक को समझ लीजिएगा। ये कहता है जी कि ये है x प्लस 3/x-2 इज इक्वल टू a/x+3 प्लस b/x-2। तो बताइए व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। a और b की वैल्यू वो आपसे पूछ सकता है। इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका, अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है इसको 0 एज्यूम करते हुए वहां से x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अगर आप a कंप्यूट करने जा रहे हैं तो इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर लिखा है वो दोनों तरफ से इग्नोर कर दें और b वाले फैक्टर को कंप्लीटली इग्नोर कर दें। अब जो कुछ बच गया है उसमें x की जगह -3 पुट कर दें। बच गया है सिर्फ ये जी, 7 इंटू -3 प्लस 25 ओवर -3 -2, दिस इज इक्वल टू ए। ये ए की वैल्यू आ गई। क्यों जी, समझ आई ये बात कि नहीं? जी सर, आ गया। यस सर। कि नहीं आई तो बी की कंप्यूट करके देख लेते हैं, ये भी देखिएगा। अगर वो आपसे सिर्फ बी की वैल्यू डिमांड करता है, ए उसने नहीं पूछा, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, बी के डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर लिखा है पहले तो आप एज्यूम करें कि वो 0 है। अगर वो 0 एज्यूम कर लें तो x हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब चूंकि आप b कंप्यूट करने जा रहे हैं तो a वाली टर्म को इग्नोर कर दें, b के डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा है इसे दोनों तरफ से इग्नोर कर दें, बाकी जो कुछ बच गया है उसमें x को 2 पुट कर दें। 7 इंटू 2 14 प्लस 25 ओवर 2 प्लस 3 इज 5, तो ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, क्यों जी, यस पॉइंट सर। क्लियर है कि नहीं? चलिए, अच्छा बाकी इसके छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे पूछ सकता है कि इसकी कितनी
किसी भी फंक्शन को हम कितनी पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूँ px और इसके डिनोमिनेटर में मैं लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर और साथ ये लिख देता हूँ लेट्स से x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसकी टोटल कितनी पार्शियल फ्रैक्शंस बन सकती हैं जी? 4। 5 हाँ जी, नहीं 4 ही हाँ, बनेगी बेटा। एक यहाँ से बने, 2 यहाँ से बनेगी ना, ये बनेगी ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर आएगा cx प्लस d ओवर क्या आ जाएगा जी? एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा e ओवर x प्लस 1, फिर आ जाएगा f ओवर x प्लस 1 स्क्वायर। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन 4 बनेगी। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पार्शियल फ्रैक्शन जब आप अज्यूम करेंगे तो उसमें अननोन कितने आएंगे जी? 6 2। 6 नहीं, ये आपके सामने है, देखिए 2 तो नहीं है, कितने हैं? 6 है सर। हाँ जी 6 है। ठीक है, इज इट क्लियर जी? तो बस चैप्टर 5 इतना की है, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस जो है इसको जारी रखें, इसको सर पढ़ ये अननोन लीजिएगा। कैसे था, प्लीज बताइएगा। यार ये जो ABCD सपोज की है ये अननोन है ना, इन्हीं को हाँ अननोन जी, कहा सॉरी सर, ठीक है ठीक है ठीक है। है। इसमें कितने ABCDs आ गए? यस सर, ओके 6 है। ठीक है, हाँ 6 है। ठीक है, चलिए जी। सर, एक जो आपने अभी ऊपर एग्जांपल कराई है ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए, अगर ये हाँ आप जी, किसी क्वाड्रेटिक के लिए या जिसके अंदर नहीं स्केयर फिर वगैरह नहीं, हो, नहीं वो ये सिर्फ लीनियर के लिए। क्वाड्रेटिक का लेंथी प्रोसेस बहुत है, वो यूजुअली पेपर में नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है लीनियर वाले बहुत आए हुए हैं। ठीक है, लीनियर वाले बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू ठीक है सर। जी, क्लियर हो गया जी पॉइंट? जी सर। तो यस सर। चले जी आगे चलते हैं। अब हम चैप्टर 6 जो है इसको स्टार्ट करेंगे जी। ये 1 या 2 दिन हमारे हो सकता है चैप्टर 6 के ऊपर लग जाए। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी चैप्टर 6 को। चैप्टर 6 में हमारा जो मेजर टॉपिक है जी दैट इज सीक्वेंसेस। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे सीरीज को और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ मीन्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीक्वेंस की बात करेंगे कि व्हाट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या चीज होती है? आपने आज तक किसी ने डेफिनेशन पढ़ी हो सीक्वेंस की? ठीक है, सीक्वेंस कहते हैं किसी फंक्शन को। ठीक है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो हम ये कहेंगे कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है? जिसमें डेफिनेटली कोई ना कोई इनपुट होती है, कोई ना कोई आउटपुट होती है। ठीक है जी, whose domain is set or सबसेट ऑफ n। n कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी जिसकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। इसकी रेंज कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी, रेंज क्या हो सकती है? रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ठीक है, पहली बात, अगर आप एक ऐसा सबसेट लें जो कि फाइनाइट हो, ठीक है, तो उससे जो सीक्वेंस जनरेट होगी उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, अदरवाइज इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। सीक्वेंस को लिखने का तरीका ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सीक्वेंस का जनरल फार्मूला लिख दिया जाता है जिसे जनरल टर्म कहते हैं। ठीक है जी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे लिख देते हैं जी 3n+1। सादा तरीन क्वेश्चन है, वो आपसे पूछे कि ये किसके इक्वल है जी? आप में से कोई बता सकता है कि ये किसके इक्वल है जी? 3n+1 किसके इक्वल है? किसी को रियल पता नंबर होगी? नो नो नो, बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने वो सीक्वेंस लिखनी है यहाँ पे, और लिखने का मेथड क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि इसकी इनपुट क्या है, सेट या सबसेट ऑफ n। तो सबसे पहले आप n को 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4, फिर 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 7, 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 10,
एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके मतलब ये है कि इससे एक सीक्वेंस जनरेट हो रही है। ठीक है, आई होप सो का पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ये नोटेशन है ना बेसिकली, आप Yes, चूंकि sir. इससे फेमिलियर नहीं, ये बिल्कुल आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज के ऊपर उसने ये नोटेशन दी हुई है कि अगर ये नोटेशन यूज की जाए तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब आपकी बुक, आप चूंकि इससे फेमिलियर हैं, वो अगर यूं कह देता कि जी an जो है दिस इज इक्वल टू 2n-3 देन द सीक्वेंस इज। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होगी जी, क्या करेंगे, n को 1 पुट करेंगे, क्या आएगा -1, 2 पुट करें तो +1, 3 पुट करें तो 3, ऐसे ही जी, 4 पुट करें तो 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इससे आप फेमिलियर हैं, इससे चूंकि फेमिलियर नहीं थे, लेकिन बट बहुत केयरफुल रहिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आपके बुक में ये इंक्लूड भी है। ठीक है, तो इसमें अगर वो मेंशन नहीं करता कि कितनी टर्म्स लिखनी है तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी, और अगर मेंशन कर दे कि इतनी ही टर्म लिखनी है, पहली 5 लिखनी है, 6 लिखनी है, 7 लिखनी है, तो वो आप उतनी ही टर्म्स लिखेंगे, फिर वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो वो आपको एक सीक्वेंस दे देगा और बताएगा कि इसकी जनरल टर्म की तो मैंने आपको करवा दी है क्वेश्चन। सम टाइम वो आपसे कहता है कि जी ये एक सीक्वेंस है, बताएं नेक्स्ट टर्म क्या होगी, जैसे 2, 6, 11, 17 एंड सो ऑन। वो कहता है बताएं इसकी 8th टर्म क्या होगी। तो क्या करेंगे जी, आप इस सीक्वेंस में मौजूद जो पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्या है। तो क्या पैटर्न है जी सीक्वेंस में, 4, 5, 6. इफ क्या 4, 5, 6 एक इंक्रीज हो रहा है सर। कंसेप्टिव सर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं एक नंबर। नहीं, आप यूं कहें कि पहले 4 ऐड हुआ है, फिर 5 ऐड हुआ है, फिर 5 6 ऐड हुआ है, अब फिर 7 ऐड 7 ऐड होगा, होगा। फिर 8। हाँ, ठीक है, फिर 8 ऐड होगा, फिर 9 ऐड होगा, तो जो भी आपको टर्म रिक्वायर है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। इस पैटर्न को आपने ढूंढना होता है। ठीक है, उस सीक्वेंस के अंदर किसी भी तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में भी आ सकता है, Yes. सम की फॉर्म में भी आ सकता है, डिफरेंस की फॉर्म में भी आ सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस तरह की बहुत सारी सीक्वेंसेस खुद बना के देखें, आपकी बुक में भी गिवन है, जनरल नॉलेज में भी बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं, फास्ट के पेपर में आती है सीक्वेंसेस। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे जो टिपिकल टाइप की सीक्वेंसेस हैं जी उनके बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस में जो फर्स्ट सीक्वेंस है जिसे हम टिपिकल सीक्वेंस कहते हैं वो है जी अरिथमेटिक सीक्वेंस, which is also known as arithmetic progression। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होती है जी कि कोई भी हमारे पास अगर एक नंबर है a, हम इसमें एक नंबर ऐड कर दें d, तो नेक्स्ट टर्म, फिर इसमें d ऐड कर दें, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर इसमें d ऐड कर दें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, एंड सो। ठीक है जी, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस ये होती है कि हम हर नंबर में, हर टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते जाते हैं तो नेक्स्ट टर्म जो है वो जनरेट होती जाती है। सबसे अच्छी एग्जांपल अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो है वो गिनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई और भी हो सकती है जैसे 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो जो कॉमन नंबर जिसे हम ऐड करके, जैसे यहाँ पे देखें तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, इस कॉमन नंबर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, वो नंबर जो हम हर सीक्वेंस में ऐड करके सीक्वेंस को जनरेट करते हैं, दिस नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इस नंबर को हम कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं। ठीक है जी, और यूजुअली चले एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि जो आपकी बुक वाले ने जो डेफिनेशन की है वो ये है, वो कहता है कि कोई भी टर्म ले लें, यानी nth टर्म है, उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस करें तो जो नंबर आएगा उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक
ठीक है, वो कहना ये चाह रहा है कि जैसे 13 है, इससे प्रीवियस नंबर 11 है तो इनका डिफरेंस 2 आएगा, 9 है, इससे प्रीवियस नंबर 7 है तो इनका डिफरेंस 2 आएगा, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है जी, तो अपनी अपनी डेफिनेशन हर किसी ने की होती है, किसी भी तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, दोनों बातें ठीक है। ठीक है जी, ये बात यहां तक अगर क्लियर है तो फिर अगली बातें इसकी डिस्कस करते हैं। चलें आगे जी। जी सर। यस सर। जी, इसके बाद हम बात करेंगे जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस क्या होती है, बल्कि यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहना चाहिए कि इसकी जनरल टर्म क्या होती है। ठीक है जी, जनरल टर्म को कुछ ऑथर जो है वो nth टर्म भी कहते हैं, और ये इसको लिखते यूं हैं जी, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें an जो है ये nth टर्म यानी किसी स्पेसिफिक टर्म को रिप्रेजेंट करता है, यूजुअली जो आपने फाइंड करनी होती है। a1 जो है दिस रिप्रेजेंट्स ऑलवेज द फर्स्ट टर्म। ठीक है जी, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टर्म, उस टर्म का नंबर क्या है। इसके बारे में याद रखिएगा कि n मस्ट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ठीक है जी, जो n है ये हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, कोई और नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, और d के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया कि दिस इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, अब क्वेश्चन किस तरह का आएगा, हम इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन, अब इस पूरी जो फार्मूला है इसमें देखें तो टोटल 4 थिंग्स हैं। इन 4 में से कोई सी 3 आपको बता दी जाए तो आप जो अननोन वैल्यू है उसे कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, वो कहता है कि जी A1 जो है वो 3 है, B जो है वो 7 है, AN आपके पास 59 है, एक चीज बच गई वो है N, वो कंप्यूट करें। आप फार्मूला में पुट करेंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। याद रहे फार्मूला आपने याद रखना है, उसको बोलना है, कोशिश करें कि लिखें ना। ये सिर्फ एक फार्मूले की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले और बहुत सारे क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले हम फार्मूला लिखें। ठीक है जी, और उसके बाद हम जो है उसके जनाब उसमें वैल्यूज पुट करें, फिर हम उसे सिंप्लीफाई करें। तो कोशिश करें कि जल्दी से कैलकुलेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा इस तरह के टेक्निक को यूज करें कि फार्मूला आपके माइंड में हो, आप जस्ट उसमें वैल्यूज जो है वो पुट कर रहे हो। ठीक है, तो 59 में से 3 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 56। ये आ गया n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया 8, तो ये n की वैल्यू आ गई 9। सो दिस इज व्हाट जो मैं आपसे कह रहा था कि n मस्ट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज 9। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, यानी 59 इसकी कौन सी टर्म है, दैट इज 9th टर्म है। ठीक है, अगर n नेचुरल नंबर को बिलोंग ना करता तो हम कहेंगे कि भाई ये टर्म इस सीक्वेंस के अंदर आती ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। जैसे चलें क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपसे कहूँ कि A1 जो है वो 17 है। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस -4 का है। ठीक है, और इसकी एक टर्म जो है वो 16 है, बताएं उस टर्म का नंबर क्या होगा। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे an की जगह 16, A1 की जगह 17 प्लस n माइनस 1 और साथ आएगा -4। ठीक है जी, ये 16 इधर 17 इधर आके माइनस हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू -4 आ गया। अब अगर आप -4 से डिवाइड करें तो n माइनस 1 1/4 आ जाएगा, और n की वैल्यू आएगी 1 प्लस 1/4, ये बनता है 5/4। और 5/4 जो है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं करता। हम कहेंगे कि 16 जो है इसकी कोई भी टर्म नहीं, यानी दिस सीक्वेंस डज नॉट कंटेन टर्म 16। इज दैट क्लियर जी? यस सर। चलें जी, इस फार्मूला का
एक तो ये यूज मैंने आपको बता दिया है कि आप इनमें से अननोन टर्म में से कोई एक टर्म जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। इसका एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी है, वो आगे चल के बहुत सारी जगहों पे आपके काम आएगी। वो कहते हैं जी, इफ A5 इज 13 एंड A17 is 49 of an AP, then find कीजिए A10 कि 10th टर्म उसकी क्या हो। या कोई और टर्म आपसे पूछ ले, ठीक है, कोई भी बात आपसे पूछ सकता है। हाँ, वो ये भी पूछ सकता है बताएं फर्स्ट टर्म क्या होगी, वो पूछ सकता है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई भी बात पूछ ले। अब यहाँ पे आपने एक टेक्निक यूज करनी है जो आपको ये सारी वैल्यूज डायरेक्टली कंप्यूट करने का तरीका आ जाएगा। एक एक स्टेप में आप ये सारी चीजें कंप्यूट कर लेंगे। वो टेक्निक है क्या, इसको गौर से समझिएगा। आपने करना क्या कि आपने इनके जो टर्म्स के नंबर्स वो मार्क कर लेने हैं। एक है 5th टर्म और एक है 17th टर्म। आपने इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लेना। तो 17 और 5 का डिफरेंस कितना आता है जी? 12। 12 आ गया। इसके साथ डी आपने अपनी तरफ से लिख लेना है, इक्वल टू, अब इनकी जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस ले लें, ठीक है, ये डिफरेंस 49 माइनस 13, ये आ गया 36। इसे आप सॉल्व कर लें तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है जी। अब आपको जो भी चाहिए फाइंड, डी भी वैसे वो फाइंड करने को कह सकता है। हमें चाहिए 10th टर्म, इधर जरा गौर कीजिएगा। 10th टर्म फाइंड करनी है तो आपको A1 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि इन दोनों में से किसी एक टर्म को यूज कर ले। मैं 5th टर्म को यूज कर रहा हूँ। सर ये 36 आप रिपीट कर देंगे। आप ये देखें जी कि 5th टर्म को अगर हम यूज करें तो A5 में 5D आपने इतने डी ऐड करने हैं कि वो 5D ऐड होके 10 बन जाए, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। 5 डी इसमें ऐड कर दें तो A5 आपके पास 13 है, D3 है, 5 इंटू 3 कितना हुआ 15, तो ये आ गया जी A10 इज 28, ठीक है जी। चलें, अब लेट से वो कहता है कि नहीं जी A10 नहीं, हमें तो A1 बताएं कि फर्स्ट टर्म क्या है। आप फिर इसको यूज कर लें A5 को ही। A5 में अब इतने डी माइनस कर दें कि ये 1 बन minus जाए, 40 ठीक है जी। तो A5 क्या है, वो 13 है। 4 इंटू 3 क्या है जी 12, तो 13 माइनस 12 आंसर क्या आ गया आपके पास 1। जो मर्जी टर्म निकाल लें, ठीक है जी। लेट से वो आपसे कहता है कि A20 निकाल लें, ठीक है जी। अब आपने A20 निकालना है ना, तो A5 A20 plus के 5, लिए 17 plus 3D इधर देखें 20 के करीब जो टर्म पड़ी है ना वो ये वाली है, 17 इसके ज्यादा करीब है, ठीक है। तो 17 में कितने डी ऐड करें कि 20 बन जाए 3D, 3। ठीक है। तो A17 है 49, 3 इंटू 3 कितना हुआ जी 9, तो ये आंसर आ गया आपका 58। जो मर्जी टर्म फाइंड कर लें। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी रह गई है तो आप दोबारा समझ लें। मैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। उसमें भी उसने बाई चांस क्योंकि 5th टर्म दी हुई है तो मैं बाउंड हूँ। बहुत सारे उसने क्वेश्चन सब में 5th टर्म ही दे रखी है, लेकिन एनी हाउ वो कहता है जी A5 जो है वो है 16 और A20 जो है दैट इज 46 ऑफ एन AP। आप फाइंड करें A12, ठीक है। फिर समझ लीजिए अभी जो कह रहे थे, देखें ये 5 और ये 20, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, क्या आएगा 15। डी अपनी तरफ से लिखें इक्वल, इक्वल किसके रखना है, इनकी जो 30। वैल्यूज हैं, ठीक है। एक वैल्यू 46 है, दूसरी 16 है, इनका डिफरेंस ले लें, वो आ गया 30, तो डी आ गया आपके पास 2, ठीक है जी। जब डी आ जाए, अब देखिए 12 है ना, तो ये आपके पास 5th टर्म है। अब A5 में उतने डी ऐड करें कि ये 7। 12 बन जाए। बताइए जी कितने डी ऐड करेंगे, 7D, वेरी 7। गुड। तो ये ले आंसर आ गया आपका, ये आ गया जी 16 प्लस 7 इंटू 2 विच इज 14, तो
12th टर्म जो है वो 30 30 आ गई। ठीक है, कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, आपकी बुक में इस तरह के काफी क्वेश्चन उसमें दिए। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर पहले यस सर सर जब हम करते थे पहले इक्वेशन बना के डिफाइन करते थे ना इनका। अब वो लेंथी प्रोसेस है ना बेटा, एक्चुअल मेथड वही है, मैंने आपको सिंपल शॉर्टकट बताया है एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू हम सर। तो इसी से ही ठीक है, उसी से भी यही आएगा, वो लॉ जो मेथड आप यूज करेंगे ना तो ये सेम आंसर आएगा, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है ना, बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, यस सर इज इट क्लियर? अच्छा जी, एक बात आपने याद रखनी है, अगर कभी भी ये कहा हो कि इफ x y z are in arithmetic progression so this implies, फौरन आप एक काम करें कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके थर्ड में से सेकंड को माइनस करके इक्वल पुट कर दें। वो आपसे कोई वैल्यू पूछ सकता है किसी भी चीज की, ठीक है, वो आपसे किसी भी चीज की वैल्यू कंप्यूट करने को कह सकता है, तो आप फौरन ये रिलेशन यूज करें जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं कि वो इक्वल होता है, तो आपके पास उसका कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी अरिथमेटिक मीन। इसको हम AM से रिप्रेजेंट करते हैं या A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स A एंड B, अगर आपको दो नंबर A और B दिए हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन होता है A प्लस B ओवर 2। ठीक है, सादा से क्वेश्चन से शुरू करते हैं जी। वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 एंड 7। तो क्या करेंगे, 5 और 7 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो ये इनका अरिथमेटिक मीन आ गया। नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ये XYZ भी हो सकते हैं। जैसे मैं पूछ लेता हूँ जी आपसे कि अरिथमेटिक मीन ऑफ X एंड Y क्या होगा जी? अरिथमेटिक मीन ऑफ X एंड Y X प्लस Y ओवर 2, बस। ठीक है जी, ये क्वेश्चन वो यूं भी पूछ सकता है, देखिए कि व्हाट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा बीटा गैमा। अब ये दो नंबर नहीं है, तीन हो गए। ठीक है, अगर तीन नंबर आ जाएं तो उनका अरिथमेटिक मीन जो है वो मिडिल नंबर होता है, चाहे जो भी लिखा हो। नहीं समझ आई बात मेरी? अब मैं जरा आपकी बुक से Yes. बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चीजें आपको समझा रहा हूँ कि तीन नंबर आ जाएं तो जो मिडिल नंबर है वो अरिथमेटिक मीन होगा। चलिए फिर करते हैं जी। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ 15, 18 एंड 21? क्या होगा जी इनका अरिथमेटिक मीन? 18 18। ठीक है जी, चलो। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ 4, 8, 12 एंड 16? चार नंबर आ जाए तो अरिथमेटिक मीन कैसे कंप्यूट करेंगे? इसका भी बड़ा आसान तरीका है। दो तरीके हैं, मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जो हर एक के ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है जी, हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, ये वो मेथड है, ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके मैंने आपको जैसा कि कहा कि दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जो हर जितने मर्जी नंबर आ जाए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 10 आए, 100 आए, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप उसका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। मेथड ये है कि फर्स्ट नंबर ले लें और लास्ट नंबर ले लें, इनको करें ऐड, ठीक है जी, और 2 पे डिवाइड कर दें, ये इनका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, जितने मर्जी नंबर दिए। ठीक है जी, चलें क्वेश्चन कर लेते हैं। जितने मर्जी हो, मैंने इवन ऑड कहा ही नहीं। चलें जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 1, 2, 3, 4 अप टू 100 क्या होगा इसका अरिथमेटिक मीन? 1 ले लें, इधर से 100 ले लें, दोनों को ऐड करें, इसका हाफ कर दें, ये आंसर आ गया आपका 50.5। नहीं समझ आएगी बात? ये इनका अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी, अब जितने भी है, देखिए मैंने 2 की एग्जांपल भी करा दी, 3 की करा दी, 4 की करा दी, 100 की भी करवा दी। जितने मर्जी आ जाए उनका अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो ये शॉर्टकट आपने यूज कर लेना। ठीक है जी,
फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाई 2। आगे चलते हैं, आपसे वो एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है जी। क्वेश्चन ये कहता है कि इंसर्ट, या वो कह सकता है कि फाइंड, लेट से 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन एनी टू नंबर। वो कहता है बिटवीन 2 and 5, इन दो नंबर के दरमियान 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें या फाइंड करें। अब इसका बड़ा सिंपल तरीका है, देखें, आपने 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, किसके दरमियान? 2 and 5 के दरमियान। ये बताएं ये टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी जब आप इनके दरमियान 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे? पहली बात तो ये कि आप चूंकि पहली बात तो ये है कि आप चूंकि इन दो नंबर्स के दरमियान 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने जा रहे हैं, इसलिए जब आप इन दोनों के दरमियान में 6 अरिथमेटिक मीन लिखेंगे तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, ठीक है। और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 8 होंगी। वेरी गुड। और ये उसकी फर्स्ट टर्म होगी, क्या ख्याल है? और 5 उसकी कौन सी टर्म होगी? लास्ट 8th टर्म होगी, ऐसे ही। अब 1 Yes. और 8 का डिफरेंस ले लें तो ये आएगा 7, डी लगाएं अपनी तरफ से और डिफरेंस ले लें 5 और 2 का, तो वो 3. आ गया 3, तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास 3/7, ठीक है। अब इस कॉमन डिफरेंस का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमने इनके दरमियान जो 6 अरिथमेटिक मीन लिखने हैं वो ये होंगे। आप जो असल तरीका इस्तेमाल करते हैं वो बता रहा हूँ, A1, A2, A3, फिर क्या होगा जी? A4, A5, A6, ठीक है। अब 2 के बाद जो अगला नंबर आना है उसमें ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें 2 में, तो वो अगला नंबर आ जाएगा। यानी जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है वो ये होगा 2 + 3/7, यानी 14 + 3 17/7, ठीक है जी। अब सेकंड मीन क्या होगा? इस फर्स्ट मीन में फिर डी ऐड कर दें, क्या आ जाएगा जी? 20/7, फिर डी ऐड कर दें 23/7, फिर डी ऐड करें 26/7, फिर डी ऐड करें 29/7, फिर डी ऐड करें 32/7। अब इसमें डी ऐड करें तो 5 आएगा, चेक कर लें बेशक। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन को गलत किया है, अगर आ रहा है तो ठीक है। क्यों जी, समझ आ रही है बात कि नहीं? आता है 5 कि नहीं आता? 32 और 7 में ऐड करें 3 और 7 आता सर। हाँ तो 6 मीन चाहिए बेटा। Yes, sir. हमें चाहिए 6 मीन, कहा ही 6 मीन है इसको, ठीक है। इज इट क्लियर जी? तो जितने मर्जी 6 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 10 आ जाए, जितने भी मीन कहे वो आप चेक कर सकते हैं, उनको फाइंड भी कर सकते हैं क्विकली, ठीक है जी। अब कहते हैं तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वैसे इजी क्वेश्चन है, अगर मीन पूछे हो तो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, आप क्विकली कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, एक इसका पॉपुलर क्वेश्चन है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे करना है। क्वेश्चन लिखता हूँ जी पहले मैं। क्वेश्चन ये है जी, वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी a⁻t + b⁻t ओवर, माइक बंद कर लें यार अपनी, कैन बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b, कि t की वो वैल्यू बताएं जिसके लिए ये एक्सप्रेशन जो है ये a और b का अरिथमेटिक मीन बन जाए। ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, अगर आप इसमें की पॉइंट नोट करें। की पॉइंट ये है कि आपको जब पेपर में ये क्वेश्चन आना है, यानी एंट्री टेस्ट में आना है, ठीक है। एंट्री टेस्ट में जब ये क्वेश्चन आना है तो उसने 7 ऑप्शंस भी देने हैं। वो आपको कहेगा कि t = 0, ठीक है जी, t = 1, ठीक है जी, c t = -1 और d t = लेट्स से 1/2। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, आपने करना है बैक सॉल्व। आप ऑप्शन वाली वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और a और b का अरिथमेटिक मीन क्या होता है जी? a + b/2। हाँ जी, तो आपने देखना है कि कब ये a + b/2 बनता है, तो 0 पुट कर देते हैं जी, ये बनेगा a0 b0 ओवर a-1 + b⁻−1। तो ये तो a + b/2 बनता नजर नहीं आ रहा, तो a हमारा आंसर नहीं है। अब t को हम 1 पुट करेंगे जी इसमें, तो देखें वो बनेगा
a पावर 1 प्लस b पावर 1 ओवर a पावर 0 प्लस b पावर 0, तो ये बन गया a प्लस b ओवर 2, तो बीटा आंसर है। ठीक है, समझ आइए, मैंने सिर्फ इसको बैक सॉल्व करने का तरीका बताया। यस सर। अच्छा जी, एक बड़ा और इसका इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, मैं पिछले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ जी। हमने फाइंड किए हैं यहाँ 6 अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अगर वो ये क्वेश्चन आपसे यूं कहे कि ये हमारे पास दो नंबर हैं, इनके दरमियान फाइंड करें 6 अरिथमेटिक मीन, और इसको वो अगर थोड़ा सा चेंज कर दे, क्वेश्चन को मैं जरा चेंज करके लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है जी, वो कहता है कि फाइंड सम ऑफ 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। ये क्वेश्चन इससे भी ज्यादा आसान है। एक तरीका बज़ाहिर तो नजर ये आ रहा है ना कि पहले सारे मीन फाइंड करें, यानी इसका जो आंसर है वो ये हो सकता है कि आप ये सारे मीन फाइंड करें और फिर इन सब को क्या करें, ऐड करके बताएं। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है और की पॉइंट है। की पॉइंट ये है कि दो नंबर्स के दरमियान आप जितने भी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं, उनका जो सम होता है वो उन टू नंबर्स के अरिथमेटिक मीन का उतने टाइम होता है जितने आपने मीन इंसर्ट कर रखे होते हैं। क्यों जी, अगर मैंने यहाँ 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रखे हैं तो उनका सम जो है वो 6 टाइम्स 2 and 5 का अरिथमेटिक मीन होगा। यानी 2 and 5 का अरिथमेटिक मीन निकालने, उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इन 6 के 6 अरिथमेटिक मीन का सम आ जाएगा। क्यों जी, बात समझ आई है कि नहीं? यानी आपको अरिथमेटिक मीन अब निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 5 + 2 कितना हुआ जी, 7 × 3, तो ये सम आ गया जी 21। आप इनको ऐड करके देख लें, इसका सम भी 21 ही आएगा। ठीक है, नहीं समझ आई बात अभी भी? एक क्वेश्चन Yes, और कर sir. लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वो कहता है फाइंड सम ऑफ 7 arithmetic means between let's say 4 and 8। अब आपने सम फाइंड करना है। आपको ये 7 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली 4 32। और 8 का अरिथमेटिक मीन फाइंड करें और इसे 7 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो उन 7 अरिथमेटिक मीन्स का सम इस नंबर के इक्वल। इज इट क्लियर? ये आ गया 12/2, यानी 6 7 7 42 आंसर आ गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें उसने इस थ्योरम को प्रूव करने को कहा है। आपने चूंकि कोई थ्योरम प्रूव नहीं करना, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, क्यों जी, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. चले चलो जी, ये अरिथमेटिक मीन का टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। मैं अब सीरीज कल ही स्टार्ट करूंगा, 10 मिनट में उसने वाइंड अप नहीं होना। अगर हमने स्टार्ट कर लिया तो हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, बल्कि 8-9 मिनट ही समझे आप उनको। तो कल ठीक है। हम फिर सीरीज का जो टॉपिक है वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी बताइए जी। सर पिछली स्क्रीन करिएगा, दो वो स्क्रीनशॉट से लें। कौन सी जी? बहुत सारी स्क्रीन हैं, इससे पता नहीं दो कौन सी पिछली चली। सर, इससे दो पिछली, ये वाला? इससे पीछे सर। इससे पीछे ये वाली है कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना। यस सर। ठीक है जी, जितने मर्जी नंबर आ जाए, वो ABCD की फॉर्म में भी आ सकते हैं, अल्फा बीटा गैमा की फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, सर तो इससे जितने पिछला भी भी करिएगा प्लीज। चलिए दिस वन, यस सर। जितने मर्जी नंबर आ जाए ठीक आप है सर, इजीली थैंक उनका यू। अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, यस सर। चलिए जी, कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ लें जी, नहीं तो फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं। सर सेकंड चैप्टर का है क्वेश्चन सर। जी सर बताइए, सर क्वेश्चन बताइए। नॉन सिंगुलर 2x2 मैट्रिक्स एबिलियन होता है या ग्रुप होता है? हाँ, ये अच्छा आपने क्वेश्चन किया जी, कि नॉन सिंगुलर हो और 2x2 हो। ठीक है,
तो देखिए नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो ना हो तो इनका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर जाता है। लेकिन मैट्रिसेस में आपको पता है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, इसलिए ये नॉन एबिलियन ग्रुप बनता है। यस ठीक है जी। यस सर। सर एक क्वेश्चन था उसमें। अच्छा, ये सर आपकी बुक में आप, हाँ जी हाँ जी बोले बोले सर बोले बोले। रियल नंबर में से ना जीरो माइनस लिखा हुआ था सेट में, सेट जी जी, फॉर्म में वो अंडर, मैट्रिक्स लिखा हुआ था। हाँ, वो रियल नंबर में से अगर जीरो को माइनस कर दें तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप होता है। यस सर, ठीक है जी। थैंक यू सर। और अगर इसमें जीरो को शामिल रखें, यानी सिर्फ हम यूं लिख दें रियल नंबर्स, तो ये फिर अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है। अगर इसमें से जीरो माइनस ना करें तो ये अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है। लेकिन अगर इसमें से जीरो को इग्नोर कर दें, माइनस कर दें, तो फिर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है जी। थैंक सर यू सर लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चैप्टर तब रिवाइज करना है, उसमें से सवाल आते हैं सर। लॉग की प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में तो है ही नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हमने वैसे पढ़ते रहते हैं साथ साथ। सर नहीं, वो एक कहते हैं में जी, सवाल आता है ना 2 से 3। जी बिल्कुल आते हैं, हमने पिछले दिनों पढ़ी नहीं एक आध प्रॉपर्टी कोई। सर मैं कह रहा हूँ थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस फिर कर लेंगे यूं कहें, लेकिन प्रॉपर्टीज आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है, उनको पढ़िएगा साथ साथ। इक्का दुक्का प्रॉपर्टीज कहीं क्वेश्चन आएंगे, अभी आ जाएंगे, जीपी में भी आ जाएंगे और आगे भी चल के आ जाएंगे, तो वो मैं आपको करवा दूंगा कहीं। ठीक है, यस चलिए जी, सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।